आज ही मंसूर अली शाह साहब एज चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नोटिफिकेशन किया जाए। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं, इनको बस आप ऐसे दे दें ये सीटें जैसे ये टॉफी है। बिलावल भुट्टो ने जुडिशरी के ऊपर बाकायदा हमला किया है। जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं माफी मांगने पर तैयार, मामला सियासी डील का नहीं है, मामला जराइम का। माफी तो हम लोग मांगते हैं सिर्फ परवरदिगार से। गवर्नरशिप का रहना नहीं रहना इनका इख्तियार है, ये बिल्कुल उनका इख्तियार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। चीफ जस्टिस के लिए आज फिर घेराव किया गया और चीफ जस्टिस चले गए। बाकी जजेस के इस्तीफ़े के लिए भी दबाव है। मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं क्योंकि बांग्लादेश के हालात मसलसल वैसे ही हैं और पाकिस्तान में ख़बरों की जीनत बने हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों का पैरेलल देखा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। मसलन बांग्लादेश के हालात का पाकिस्तान के हालात से पैरेलल देखा जा रहा है। ओलंपिक गेम्स में फ्रांस में गोल्ड मेडल जीतकर आज रात वतन वापस आने वाले अरशद नदीम का पैरेलल वर्ल्ड कप जीतने वाले बानी पीटीआई खान साहब से पैरेलल ढूंढा जा रहा है। इसी तरह से लंदन में मुसलमानों पर होने वाले हमलों का पैरेलल पाकिस्तान में 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में पैरेलल ढूंढा जा रहा है। साथ साथ मुसलमानों पर हमलों के मुजरमों को सज़ा देने के लिए 24 घंटे खुलने वाली बरतानिया की अदालतों का पैरेलल 9 मई के वाक़यात पर स्टे देने वाली पाकिस्तानी अदालतों से पैरेलल ढूंढा जा रहा है। हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे और इंतहाई अहम मेहमान आज मेरे रूबरू हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है किरण नाज साहिबा ने, एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ ले आएँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बरतानिया से जनाब रज़ा हारून साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और बांग्लादेश से नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद जिब्बन अहमद साहब। ये डिप्टी जॉइंट एडिटर हैं NTV बांग्लादेश टेलीविज़न चैनल में काम करते हैं। बहुत शुक्रिया जिब्बन साहब, आपने वक्त दिया। बल्कि बांग्लादेश की बात हो रही है तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये बांग्लादेश पाकिस्तान में मसलसल ज़ेर बहस है, मौजूए बहस है, क्योंकि रोज़ाना कुछ ना कुछ वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। ये बांग्लादेश में तब्दीलियों का सिलसिला ये कब तक चलता रहेगा? मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है कि सुल्तानी जमूर का आता है ज़माना, जो रिख्ते कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो। ये कब तक लोग जाते रहेंगे बांग्लादेश से? जो आपने जो सवाल मुझे किया हो तो बिल्कुल बोलना मुश्किल है, मगर जब तक हम अभी भी जो मेरा देश का सिचुएशन है, अभी कुछ लोगों ने ये बोला कि अच्छे चल रहा है। आजादी के बाद ये प्रोटेस्ट बांग्लादेश में नहीं हुआ। फिर आजादी के पहले जब हुआ, आजादी के बाद जो ईस्ट पाकिस्तान था जो हालात से टूट गया, इसके बावजूद इतना जो प्रोटेस्ट ये देश में कभी नहीं हुआ। किस लिए हुआ? क्योंकि जो गवर्नमेंट था, आवामी लीग गवर्नमेंट था, जो शेख हसीना वाजिद, उन्होंने ज्यादा करप्शन किया, ज्यादा इन्फ्लेशन था, इरेगुलर था, डिस्क्रिमिनेशन था, इसलिए ज्यादा स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया। नहीं, मैं अभी जानना चाह रहा हूँ जिब्बन अहमद साहब, अभी मैं जानना चाह रहा हूँ, ये चीफ जस्टिस को आज हटवा दिया गया, ये अदालतों तक क्यों लोग पहुँच गए कि चीफ जस्टिस भी जाए, बाकी जजेस भी जाएं? अदलिया तो एक प्रोसेस के जरिए अपॉइंट होती है ना। वो जो प्रोटेस्टर था, जो 6 कोऑर्डिनेटर जो उसका इन्वॉल्वमेंट था, उन्होंने मॉर्निंग में टुडे मॉर्निंग में जो हाई कोर्ट पर ज्यादा गैदरिंग किए। अच्छा। उसका जो ये कहना है, उसका जो स्पीच है, उन्होंने बोला जो जुडिशरी को हो सकते हैं अगर जो चीफ जस्टिस है मेरा हसन साहब ने, उन्होंने बोला उसको रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो आवामी लीग गवर्नमेंट था उसका अपॉइंटमेंट था। अगर वो रहेंगे तो वो कोई जस्टिस नहीं मिलेगी।
अगर वो उसको मजबूर किया, जो उन्हें रिजाइन ऑलरेडी रिजाइन हो चुके हैं, उसके बाद जो अपील डिवीजन का जो जस्टिस है, 5 जस्टिस ने उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। अच्छा, चलें इधर रुकिएगा प्लीज, इधर रुकिएगा किरण साहिबा। ये चीफ जस्टिस का भी इस्तीफ़ा आ गया, वो बता रहे हैं कि 5 दीगर जजेस का भी इस्तीफ़ा आ गया। पैरेलल ये जो ढूंढे जाते हैं, यानी यहाँ तो जो जुडिशरी है उनके बारे में कहा जाता है कि वो तो अपोजिशन को रिलीफ दे रही है, पीटीआई को रिलीफ दे रही है। 6 जजेस का ख़त आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ था। 8 जजेस का जो फैसला आया हुकूमत समझती है हमारे खिलाफ है। फिर हम पैरेलल क्यों ढूंढते हैं? सर, मेरे लिए भी ये बड़ी हैरानी की बात है। वो इसलिए हैरानी की बात है क्योंकि अगर आप बांग्लादेश की सिचुएशन देखें तो वहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है, सारी चीज़ें तस्लीम हो गई। वो एक लंबा एहतजाज चलता रहा तलबा का, उसके बाद फिर हुकूमत भी चली गई, शेख हसीना वाजिद साहिबा मुल्क छोड़ के भारत चली गई। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि आज भी वहाँ पर सिचुएशन जो है वो अफरा तफरी का शिकार है। पुलिस ने हाथ उठाए हुए, वो किसी को प्रोटेक्शन देने के काबिल नहीं है, वो इनकार कर चुके हैं। और आज भी तलबा जो हैं वो लोग इस बात पे खौफ का शिकार है कि हम घरों से बाहर निकलेंगे और हमें मार दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने एक स्टंट करने की कोशिश की आज, लेकिन फिर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। बाकी जजेस घर से निकल नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना वाजिद साहिबा ने बड़े ओहदों पर, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों को लगाया हुआ था जो उनके सपोर्टर्स में से थे, तो इस वजह से अब तलबा जो है वो इस चीफ जस्टिस ने तो फुल कोर्ट आज बुलाने की कोशिश की, पता नहीं क्या फैसला दे देते। और फिर आपने देखा कि वो तमाम लोग जो अब अबूरी कैबिनेट का हिस्सा बन रहे हैं, जिनमें नाहिद साहिबा हो गए या वो यूनुस साहब हो गए, जिनके बारे में तलबा कह रहे थे कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, हम फौजी हुकूमत के ज़रिए असर नहीं होंगे, अबूरी हुकूमत फौज के ज़रिए असर नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पर सिचुएशन आज भी बेहतर नहीं है। जो आप सवाल कर रहे थे जो आपके जिबन साहब से, वो भी ये बताने से कासिर हैं कि कब तक बेहतर हो जाएंगे। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि लोग क्यों पाकिस्तान में इसका पैरेलल तलाश कर रहे हैं या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत हैरानी के अच्छा, वो लफ्ज़ पैरेलल एक और भी है, यानी अरशद नदीम आज रात आ जाएंगे, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हैं, लेकिन इधर अजीब अजीब दोनों साइड्स लगी हुई हैं कि नहीं, वर्ल्ड कप जीतने वाले बानी पीटीआई खान साहब वो बड़े स्पोर्ट्समैन थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा कंट्रीब्यूट किया, अरशद नदीम साहब ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। ये क्यों पैरेलल ढूंढे जा रहे हैं? मुझे मेरे सवाल का जवाब कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपको जितने लज्जत के साथ आपने पूछा है ना, उतनी लज्जत से मैं आपको इस बात का जवाब दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे लिए अफसोस की बात भी और हैरानी की बात भी है कि मुल्क ऑलरेडी इतना ज़्यादा अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ है। हम माशी सूरत हाल में बड़ी तबाही की तरफ हैं, और ऐसी सिचुएशन में एक वो जमात जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि वो पिछले 2 साल से अताब का शिकार हैं, ख़ुद भी उन्होंने कोई इतने अच्छे काम नहीं किए हैं कि जिसके बाद आप उनके लिए कहें कि उनके लीडर को भी निकाल दें, उन्हें भी निकाल दें। लेकिन अगर वो लोग ये कहें कि इससे ज़्यादा बुरा हाल होगा बांग्लादेश से पाकिस्तान का, तो फिर ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि आप बेसिकली जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं तो फिर कोई भी दुश्मन भी शायद ये नहीं सोच सकता कि पाकिस्तान में भी वही हालात होने चाहिए या उससे बदतर हालात होने चाहिए जो बांग्लादेश में हो रहे हैं। दूसरा सवाल जो आपने किया कि पैरेलल इमरान खान को और अरशद नदीम को तलाश किया जा रहा है, तो सर अगर मैं पैरेलल 92 को और 2024 को देखती हूँ तो जो 92 का वर्ल्ड कप था, और इस वक्त हम इमरान खान पीटीआई के बानी की बात नहीं कर रहे हैं, इस वक्त हम इमरान खान उनकी बात कर रहे हैं जो वर्ल्ड कप लेकर आए थे। 11 लोगों की टीम थी, प्रिविलेज क्लास से उनका ताल्लुक था, अच्छी जगहों से पढ़ के उस टीम में पहुंचे थे, और एक लंदन में ही रहने वाली फैमिली के दामाद भी थे। दूसरी तरफ अरशद नदीम जो 2022 में भी जिसके लिए लोग आवाज़ उठाते रहे, हामिद मीर साहब जैसे सहाफ़ी उनके लिए आवाज़ उठाते रहे कि कम से कम इनकी नौकरी तो छोड़ दें, नौकरी तो इनकी रहने दें। जो बेचारे कहते रहे कि उनके पास जेवलिन ख़रीदने तक के पैसे मौजूद नहीं हैं, जो अपने ही ओन पर पहले भी गए थे और अभी भी अपने ओन पर गए, जिनको कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब जब वो जीते हैं तो हर कोई उनकी जीत का क्रेडिट भी ले रहा है, हर कहीं से आवाज़ें आ रही हैं, कहीं 10 करोड़ दिए जा रहे हैं, कहीं 5 करोड़ दिए जा रहे हैं। तो खुदा के लिए जो जिसका क्रेडिट है ना, जो जिसकी जीत है, उसको छोड़ दें, उसको सेलिब्रेट करने दें, ना तलाश करें। और जहाँ तक पीटीआई के लोगों की बात है तो यहाँ तो सिर्फ कायदे आज़म से मिलाना रह गया है, वरना तो शायद इमरान खान को कायदे आज़म से भी बड़ा लीडर साबित कर दिया जाए। होगा आज रात सेलिब्रेशन होगी, अरशद नदीम साहब आएंगे। रज़ा हारून साहब, आप बरतानिया में बैठे हैं, आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल तकरीर की कौमी असम्बली में और उन्होंने अदालत को ही आड़े हाथों लिया, टमाटर समोसों की बात कर दी। लेकिन जहाँ आप बैठे हैं वहाँ अदालतें 24 घंटे खुली,
रियासत के ख़िलाफ़, वो ज़ाहिर है उनके अगर आइन कानून के ख़िलाफ़ कोई एक्ट हो रहा है तो रियासत के ख़िलाफ़ है, तो उन्होंने फौरी तौर पर 3 बंदों को तो सज़ा दे दी, बाकी अदालतें खुली हैं। हमारे यहाँ 9 मई हो गया, साल से ऊपर हो गया, अभी तक तो प्रोटेक्शन है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। भाई यहाँ बैरूनी दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ की जो इम्पोर्टेंट बात है समझने की, इनकी रियासत, उनका निज़ाम बहुत मजबूत है। ना सिर्फ ये कि अदालतें सही फैसले करती हैं, सही वक्त पर करती हैं, बल्कि यहाँ का जो पुलिसिंग का सिस्टम है और जो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है वो सियासी असर रसूख से बाहर है। और जब अपनी हरकत में आता है तो फिर आपने उसकी सरहद भी देख ली, उसकी तेजी भी देख ली और उसकी आपने कन्विक्शन का रेट भी देख लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ के लोगों का जो तालीम का लेवल है, जो खानदगी का लेवल है, यहाँ किसी ने, अवाम ने इस बात को पसंद नहीं किया और किसी सियासी जमातें, जो मकबूल सियासी जमातें हैं, उनकी सपोर्ट इन बलवाइयों को हासिल नहीं थी और अवाम ने आगे बढ़कर सबूत पेश किए। अवाम इसके अंदर मुद्दई बन गई, लोग मुद्दई बन गए और सीसीटीवी की कवरेज वगैरह देख करके उन्होंने दिन रात 24/7 अपने इस मसले को फौरी तौर पे उसका नैरेटिव, ना सिर्फ उसके नैरेटिव को डिफीट किया। सबसे बड़ी बात होती है कि नैरेटिव डिफीट करना, कि आप रियासत के खिलाफ नहीं जा सकते, आप अपने शहरियों के, आप कम्युनिटी के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर, नफरत अंगेज हमले और आप बलवाएं नहीं कर सकते। उन्होंने उसको फुट डाउन करके प्रोसिक्यूशन, पुलिस, लीगल फ्रेटर्निटी, पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी और सबसे बढ़कर जस्टिस सिस्टम, उसने अपना काम दिखाया। हमारे यहाँ चूंकि ये निजाम के तीनों जो फैक्शन, ये तीनों कमजोर हैं। देखें ना, 9 मई का वाकया आज तो अब 1 साल से ऊपर हो गया, अगर स्टे पे चल रहा है तो आप अंदाजा लगा लें कि अब 1 साल बाद, तो सही कह रहे हैं ना बानी के सबूत लाओ, 1 साल बाद सबूत किधर कहाँ पहुंच जाता है। तो ये बड़ा, मैं समझता हूँ, बड़ा हमारे लिए लम्हा फिक्री है। और चर्चिल का वो कॉल आपको याद आ जाएगा कि उन्होंने एक ही बात पूछी थी कि क्या मेरे मुल्क में इस वक्त एग्जैक्टली अदालतें खुली हैं, इंसाफ मिल रहा है। आप अपने मुल्क में देख लें कि अदालतें इंसाफ दे रही हैं, अगर नहीं दे रही हैं तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है, फिक्र की बात। वेल सेट सर। इधर रुकिएगा नादरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जिब्बन अहमद साहब करप्शन की बात कर रहे थे, नाइंसाफ़ी की बात कर रहे थे, वो एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे थे। मैं ज़रूर ये नुक्ता सारे मेहमानों के सामने रखना चाहता हूँ कि अगर पैरेलल्स कुछ और नहीं हैं तो ये मसाइल तो मैं कहता हूँ पूरे सब कॉन्टिनेंट में है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। जिब्बन अहमद साहब, आप बात करना चाह रहे थे, यहाँ पाकिस्तान में एक ये इम्प्रेशन रहा कि सिर्फ ये जॉब कोटा का मसला था, स्टूडेंट्स खड़े हो गए, स्टूडेंट्स ने तहरीक चलाई, पुलिस ने उन पे गोली चलाई और मामला बढ़ गया। लेकिन आप तो कुछ और बता रहे हैं। क्या और भी वजूहात हैं जो अनरेस्ट हुआ और शेख हसीना वाजिद को मुल्क छोड़ना पड़ गया? आप जो बोल रहे हैं स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट किया, इसके वजह ये भी इससे कर ज्यादा है। बिफोर में जो 15 इयर्स आवामी लीग गवर्नमेंट था, उन्होंने क्या किया? उन्हें ज्यादा करप्शन किया, डिस्क्रिमिनेशन किया, ज्यादा लोगों के मिसिंग किया, डिसअपेयर किया, कत्ल किया। जो आपको जो गवर्नमेंट जॉब था, ज्यादा इंस्टीट्यूशन, सबको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट था। आप जो बात कर रहे थे लोगों को, पाकिस्तान के बारे में जो लोगों को जो जस्टिस मिल है, मगर बांग्लादेश और उधर में ज्यादा पॉलिटिशियन है, उधर उसको जो बेल के लिए जाते हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो जो शेख हसीना वाजिद था, उन्होंने जो ज्यादा इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट जॉब था, ज्यादा उसमें जो उसका पॉलिटिकल जो आदमी था, उससे उन्होंने अपॉइंटमेंट किया है। अब जो आप जो देख रहे हैं जस्टिस था, वो भी उसके आदमी सब कुछ जो वर्ल्ड था, इसलिए ज्यादा लोगों ने उस पर ज्यादा एंग्री था। इसलिए जो स्टूडेंट है उसके साथ उन्होंने शामिल हो गए। होने के बावजूद गवर्नमेंट ने डाउनफॉल किया।
सो हुकूमत चली गई जी। किरण नाथ साहिबा, यहाँ भी देखे ना, यहाँ जो मसलसल पाकिस्तान में ट्रबल फैलाई गई, पहले साइफर लहराया गया कि जी अमरीकी साजिश आ गई, फिर IMF के को खतूत लिखे गए, फिर IMF के ऑफिस के सामने मुजाहरे किए गए, उसके बाद 9 मई हो गया, 9 मई में इंतशार फैला। अब बांग्लादेश में होने वाले हंगामों की आड़ में नेक्टा ने एक रिपोर्ट दी है कि यहाँ भी स्टूडेंट्स को PTI के सोशल मीडिया से इंसाइट किया जा रहा है कि बाहर आ जाएं। तो क्या बांग्लादेश महज एक बहाना मिल गया नया? जी सर, बिल्कुल बहाना मिल गया, लेकिन आप साथ साथ ये भी देखिए कि एक और भी चीज़ PTI की तरफ से कोशिश की जा रही है पिछले कुछ दिनों से। जब बानी ने एक स्टेटमेंट दिया कि 2 महीने आए हैं सिर्फ इस हुकूमत के पास और उसके बाद इनका वक्त ख़त्म हो गया, मेरे पास तो वक्त ही वक्त है। यानी आपको याद होगा जब आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट का वक्त था, उस वक्त भी उनकी अपॉइंटमेंट को भी इसी तरह से सबोताज करने की कोशिश की जा रही थी PTI की तरफ से। और फिर उसके बाद वो हमने 9 मई वाली सारी सिचुएशन भी देखी और फिर बाकी मामलात भी देखे। इसी तरीके से अभी 2 महीने के बाद एक अपॉइंटमेंट होने जा रही है, नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं। उस सारे कॉन्टेक्स्ट को भी मुझे ऐसा लगता है कि PTI की तरफ से सबोताज करने की इस तरह से कोशिश की जा रही है कि एक तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब चले जाएंगे और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे तो उस वक्त PTI के लिए रावी चैन ही चैन लिखेगा। लेकिन सर ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से आज ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो तकरीर की उसमें तो उन्होंने वादे तौर पर कह दिया कि जो 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है, अगर उस पे अमल दरामद नहीं होगा तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। PTI तो इस पे खुश है आज। लेकिन सर उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आपने जो नया कानून बनाना है पहले वो बना लें, उसके बाद देखेंगे। लेकिन अभी तक जो कानून है उस पर अमल दरामद करना लाजमी है, वरना ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। यानी नया कानून तो मतलब है वो इशारा कर रहे हैं कि जो हमने फैसला दिया वो उस पे अमल दरामद होगा। उसके बाद अगर आपने कोई कानून बनाना है तो वो बना ले, उसके बाद देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो फैसला उन्होंने दे दिया है जी, मैं वही बात कर उस फैसले पर अमल दरामद करना जो है वो लाजमी है। तो आप ये देखिए कि दोनों तरफ से हुकूमत भी फिलहाल यही प्ले करने की कोशिश कर रही है और PTI भी इस वक्त यही प्ले करने की कोशिश कर रही है। और जितना कुछ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में सुना है कि वो जिस तरह की पर्सनैलिटी है, जिस तरह की वो शख्सियत हैं, वो इंतहाई एक न्यूट्रल शख्सियत हैं, कानून और आइन के मुताबिक चीज़ें देखकर फैसला करते हैं। तो ये दोनों जमातें हैं। हालांकि हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है इस तरह के तमाम मामलात में, लेकिन जिस तरह से हुकूमत भी ये कोशिश कर रही है कि जजेस को, अदालतों को मलाइन करने की, और दूसरी तरफ PTI ये प्ली लेने की कोशिश कर रही है या ये वो कोशिश वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि 2 महीने के बाद अदालतों का पूरा सिस्टम हमारे हैंड में होगा। तो शायद हो सकता है कि ऐसा भी हो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी कोई अहम डिसीजन ले लें और फिर वही अपने हाथ उठा लें। अभी तक उनके एटीट्यूड से मुझे ये लगता है। ये आपने बड़ी अजीब सी बात कर दी। मैं बहरहाल रज़ा हारून साहब, आप नफ़ी में सर हिला रहे हैं, आपको इस बात से एग्री नहीं कर रहे किसी बात से आप? जी मैं बिल्कुल चाहूँगा। देखें, मैं ये समझता हूँ, मैं उनकी मोहतरम जज साहब हैं, अगर वो पब्लिक में तकरीर करेंगे तो उस पब्लिक की तकरीर का रिस्पॉन्ड होगा ना। और रिस्पॉन्ड ये है कि कभी भी किसी भी अदलिया के फैसले के अंदर आइन और कानून की पाबंदी उनके लिए खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, करना चाहिए। अब या तो वो 2 जज साहिबान जो जिनका माइनॉरिटी जजमेंट आया, या तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट छोड़ दें। वो भी तो कह रहे हैं ना, उनका जो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इदारा किसी भी गैर आईनी फैसले को मानने का पाबंद नहीं है। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात करें, वो तो स्पेसिफिकली इस केस के कॉन्टेक्स्ट में बात। जी इसी केस के कॉन्टेक्स्ट में। और ऐसा भाई कह रहे हैं कि रीराइट नहीं कर सकते किसी भी चीज को। ये भी उन्होंने भी लिखा और मंदोखेल साहब के जजमेंट में भी था, रीराइटिंग का था। और इन्होंने तो एक और बात कर दी कि इंसर्शन ऑफ आर्टिकल्स इन कॉन्सोनेंस। ये तमाम चीज। अच्छा, फिर इससे बड़ी बात ये है कि देखे ना, कोई जजमेंट में जब तक रिव्यू की गुंजाइश हो, और इस जजमेंट में तो रिव्यू की गुंजाइश है ना, रिव्यू में लोग चले गए, पार्टियां चली गई, इलेक्शन कमीशन चला गया है, तो हाउ कैन यू से विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जज साहब कि इसकी इंप्लीमेंटेशन जरूरी है? नहीं, लेकिन रज़ा हारून साहब वो रिव्यू में गए, रिव्यू में ठीक है, राइट है, लेकिन जब तक रिव्यू टेक अप नहीं होता, स्टे नहीं होता पुराना डिसीजन, तो पुराना जो डिसीजन है, वर्डिक्ट है, वो तो फिर वैलिड रहता है ना। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। मैं अब आपको उसके लिए मैं एक और आर्गुमेंट देता हूँ। जज साहब, मैं तो इन जज साहबान के जो ऑर्डर्स हैं ना, उन्हीं में से आपको आर्गुमेंट दूंगा कि मंसूर शाह साहब के भी जजमेंट को अगर आप पढ़ें, जो 10 नुकाती जजमेंट है,
उसका आखिरी पॉइंट जो उसमें लिखा हुआ है ना कि अगर आपको कोई बात समझ में ना आए जी तो वजाहत के लिए हमसे रुजू कर लें। ऐसे ही तो वो देखे ना, उनको तो खुद पता था कि इन 10 पॉइंट्स में पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही है, इसीलिए उन्होंने एक गुंजाइश रखी कि वजाहत के लिए हमसे अप्रोच, तो वजाहत के इलेक्शन कमीशन ने अप्रोच भी किया, फिर रिव्यू में भी चला गया, तो वजाहत तो करेंगे ना, फिर तफसीली फैसला बहुत जरूरी होता है। हाँ, ये वैसे अजीब बात है कि तफसीली फैसला नहीं आया, लेकिन मैं जो जिब्बन अहमद साहब ने एक बात और आप शेयर कर लूं, आप मुझे जानते हैं इसी फैसले के हवाले से, लेकिन 10 पॉइंट जजमेंट में जो 8 जज साहिबान का है, आप बैठे हुए हैं, किरण बैठी है यहाँ पे, मुझे बताएं कि उन्होंने SIC की पिटीशन को, अपील को अलाउ किया या डिसमिस किया? कहीं लिखा है उन्होंने 10 पॉइंट्स में? कहीं नहीं लिखा। 10 पॉइंट्स में they have neither allowed nor dismissed। देखें ना, यही तो बाकी पार्टीज के एतराज़ात हैं कि जो गए थे प्रे के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले, उनकी पिटीशन रिजेक्ट हुई। यही एतराज़ है कि जो गए ही नहीं थे उनको घर बैठे इंसाफ मिल गया। जी। और दूसरी बात ये ना कि देखें, ये तो एक उनका वो हो गया ना, उसके बाद ये है कि अगर आप उसके अंदर एक तशरीह करेंगे तो उस तशरीह की इंटरप्रिटेशन के लिए जिस आईनी इदारे ने उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको प्रॉपर वजूहात चाहिए होंगी ना, उसने भी तो कहीं ना कहीं रेफरेंस लिखना है ना कि मैं ये क्यों करने जा रहा हूँ। बहरहाल ये मामला जो है ये खासा पेचीदा है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से बड़ा सादा है कि जो ऑर्डर आया है उस पर अमल दरामद होना है। नादरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। किरण नाज साहिबा, हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में ये सिलसिला कब ख़त्म होगा, लेकिन ख़ुद पाकिस्तान के अंदर देखें 9 मई के हवाले से रोज़ाना बातें होती हैं। यानी 9 मई को हमले हुए फ़ौजी तनसीबात पर, 9 मई को PTI के लीडर्स के बयानात भी हमने सुने, वीडियोज़ सुनी, वो लोग उधर जाते हुए भी नज़र आए। ख़ुद बानी PTI ने कह दिया कि GHQ के सामने एहतजाज करें, और ये भी कह दिया कि जी GHQ के सामने एहतजाज करना कोई आइन की खिलाफ वर्जी तो नहीं है, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि सबूत फराहम करें। अगर बांग्लादेश के हालात का सिलसिला नहीं ख़त्म हो रहा तो हमारे यहाँ ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? ये इसकी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है ना, पहले जो हमारे पास बुरी हुकूमत थी उनकी जिम्मेदारी बनती थी, और फिर उसके बाद अब जो मौजूदा हुकूमत थी उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इसको आप जल्द से जल्द ख़त्म करते। अगर आप फ़ौज की तनसीबात पे हमला हुआ था, या GHQ के बाहर अटैक किया गया था, या कोर कमांडर हाउस पे अटैक किया गया था, या PTV स्टेशन को, रेडियो स्टेशन को अगर जलाया गया था, तो वहाँ पर फ़ौज ने आके हिसाब किताब नहीं करना है, ये हुकूमत का काम था। लेकिन इलेक्शंस में PTI को साइडलाइन करने के लिए जल्दबाजी में जो फैसले हुए हैं ना सारे, जिसमें आप चाहे वो इद्दत केस का फैसला देख लीजिए, या आप तोशाखाना फैसला देख लीजिए, 190 मिलियन पाउंड्स का आप फैसला देख लीजिए, ये जल्दबाजी के फैसले हुए हैं। और इसमें 9 मई वाला सानेहा 190 मिलियन पाउंड केस जो था, ये बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस थे, जिसमें जो एक बेहुदा केस था वो इद्दत वाला केस था, जिसके बाद आपने बाकायदा तौर पर, जो कल बिलावल साहब असेंबली में बात कर रहे थे ना, वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे थे कि एक पार्टी में बाकायदा तौर पर जान डाली गई है, और उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो मौजूदा हुकूमत का है कि आपके उन कामों की वजह से, या आपने जो एक ये जल्दबाजी दिखाई कि किसी तरह से PTI को ग्राउंड किया जाए और हमारे लिए मैदान खाली रखा जाए, उसने PTI को एक ऐसी हाइप क्रिएट कर दी कि आपने 8 फरवरी को उसका फैसला देखा, जितना कुछ आ गया, जितने फैसला हमारे सामने आ गए, जितने रिजल्ट्स और PTI को जो नशिस्तें मिल गई या जो मामला अभी तक चल रहा है, वो लोगों ने वो सारी सिचुएशन जो क्रिएट हुई, उसके बाद ये सारा का सारा डिसीजन हमारे सामने आया। अब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हमारे सामने तमाम, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए तो वो स्टेटमेंट है जो इमरान खान ने पाकिस्तानी मीडिया को नहीं सर, इंटरनेशनल मीडिया को दिया था, जिसमें वो कन्फेस कर रहे थे इस बात को कि अगर मुझे गिरफ्तार करेंगे, अगर मुझे पकड़ेंगे तो यही होगा जो बाहर हो रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट में जाके भी बात की थी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एग्जैक्टली, और वो इंटरनेशनल मीडिया से उस वक्त बात कर रहे थे, वो पाकिस्तानी मीडिया को वो इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, वो इंटरनेशनल मीडिया को ये कह रहे थे, और वो कन्फेस कर रहे थे इस बात का कि जो कुछ बाहर हो रहा है उसके बारे में उनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, और यही होना था। और आपको याद होगा कि जिस वक्त बार बार इमरान खान साहब के, जब ये मॉडल टाउन वाले, लाहौर वाले घर में होते थे, उस वक्त वो कहते थे कि मैंने अपने लोगों को हिदायत दे दी है कि अगर ज़मान पार्क में, माफ कीजिएगा, ज़मान पार्क में जब वो थे, तो उस वक्त वो बार बार कहते थे कि मैंने अपने लोगों को हिदायत दे दी है, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, मैंने पैगाम दे दिया है कि जब मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। इमरान खान रेड लाइन है, रेड लाइन को क्रॉस ना करें। जब आपने ये सारी बातों का कन्फेस किया हुआ है
तो फिर आपको अपने हवाले से क्या सबूत चाहिए? पेट्रोल बम और पेट्रोल बम के बारे में मान गए। पहले मुझे याद है अच्छे तरीके से कि जब वो सारा वाकया हुआ था, उसके बाद रोजाना की बुनियाद पर पीटीआई के जो यूट्यूबर्स भी हैं वो भी आके बताते थे कि किस किस्म के लोग हैं, प्लास्टिक की बोतलों में कौन से पेट्रोल बम बन रहे होते हैं। और अब बाकायदा वो खुद कह रहे हैं कि हाँ जी, जब वहां पर जमान पार्क में जब अरेस्ट करने की कोशिश की थी उस वक्त हुआ था ये पेट्रोल बम, लेकिन बाद में नहीं हुआ था। सर, ये जो अभी 9 मई वाली सिचुएशन है ना, इसको हल करने के लिए क्या हसन नियाजी की वीडियो काफ़ी नहीं है, जहां पर वो कोर कमांडर हाउस में रात को फिर उसके बाद कपड़े निकाल कर दिखा रहे थे और बता रहे थे कि ये हम माले गनीमत लूट के लेकर आए हैं, और जिस तरह से यूनिफॉर्म का मजाक उड़ा रहे थे? क्या बाकी फुटेजेस, बाकी वीडियोस जो हमारे सामने मौजूद है, वीडियोस तो हमने देखी हैं, क्या वो पीटीआई के लिए काफ़ी नहीं और है? ये अदालतों के लिए भी एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवालिया निशान है कि जब सब कुछ मौजूद है तो उस पर फैसले क्यों नहीं हो रहे, बल्कि बाकायदा लोगों को निकाला जा रहा है अदालतों से, लोगों को अदालतों से निकाला जा रहा है। जिब्बन साहब, ये हसीना वाजिद को मुल्क से निकाला गया, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, 300 बंदे वहाँ मारे गए या ज़्यादा मारे गए होंगे, वी डोंट नो, हम तो रिपोर्ट्स जो देखते हैं। लेकिन अब भी हसीना वाजिद के बेटे सजीब वाजिद कह रहे हैं कि हसीना वाजिद वापस आएंगी मुल्क में। वो कह रहे हैं इलेक्शन होंगे तो अवामी लीग इलेक्शन में हिस्सा लेगी। फिर आप बता रहे हैं कि जो तब्दीली आ गई है वो इर्रिवर्सिबल है। नॉट पॉसिबल। अच्छा, यानी हसीना वाजिद का वापस आना पॉसिबल नहीं है? सजीब वाजिद जो है नॉट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपने जो बोला कि डेथ तो 300 इससे ज्यादा किल किया, 1 इसके ज्यादा किल किया, इस तरह लोगों को मारना स्टूडेंट का ज्यादा एंग्री था। वो जो बोल रहे हैं जो उसका बेटा जो है सजीब वाजिद जो है, उन्होंने विभिन्न डिफरेंट मीडिया पर जो उसका वीडियो वायरल किया, जो मेरा मदर वो आएंगे इलेक्शन लड़ेंगे, ये ज्यादा क्योंकि इंडिया ने चाहते हैं जो कोई बात उसका मैसेज वो अवामी लीग की जो वर्कर है, जो लीडर है, उसके तरफ वो मैसेज पहुंच जाए। हम अभी भी एक्टिव हो रहा है, ये मैसेज के लिए उन्होंने जो फाइनल किया, इसके और कोई नहीं है। और एक बात और कुछ टाइम के पहले एक मैसेज आया, उन्होंने जो एक्टिंग चीफ जस्टिस था उसका अशफाकुर रहमान, उसको भी इनकार किया गया। जिब्बन अहमद ढाका में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हसीना वाजिद का अब वापसी का कोई चांस नहीं है। हालांकि हसीना वाजिद का बेटा सजीब वाजिद कह रहा है कि हसीना वाजिद वापस आएंगी। रज़ा हारून साहब, जो रियासती इदारे होते हैं, हुकूमत होती है, सियासी जमातें होती हैं, ये अवाम को जोड़ती हैं आपस में, ये अवाम में तकसीम पैदा नहीं करती। हसीना वाजिद ने कहा कि ये दहशतगर्द हैं जो स्टूडेंट लीडर वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, गोलियाँ चलवाईं, 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पर मारे गए। लेकिन बरतानिया के कॉन्टेक्स्ट में आप चूँकि उधर हैं और आप बंगाल के हालात को भी अपने फोरफादर्स की वजह से अच्छी तरह जानते हैं। बरतानिया में तो हमने देखा शहज़ादी केट मिडल्टन हिजाब पहनकर मुसलमानों के पास गई हैं, उनके गम का मदावा करने के लिए गई हैं। पाकिस्तान में हम ऐसे सीन्स क्यों नहीं देखते कि नफ़रतें फैलाने की बजाय, मसलन 14 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा होता है, बानी पीटीआई ने कह दिया कि नहीं 13 अगस्त को पार्टी का झंडा उठा के चलें आप। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ सियासी लीडरान की, खास तौर पे अक्सरियत की तादाद जो है वो आप देखेंगे तो खब्ते अजमत के शिकार हैं। और खब्ते अजमत जो है इंसान को एक सीढ़ी ऊपर ले जाता है, तकब्बुर पे ले जाता है। तकब्बुर के बाद फिर सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है इंसान की, और वो ये समझता है कि वो इनविंसिबल है, वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। और फिर उसके फॉलोअर्स, उसके लॉयलिस्ट, जिनका सियासी ज़हन नहीं होता, जो किसी सियासी नजरिए के पीछे काम नहीं कर रहे होते, बल्कि वो शख्सियत परस्ती के तहत उस पार्टी में उस सियासी जमात के मेंबरान होते हैं, वो फिर उसी अपने क्लोज माइंडसेट के साथ नहीं। लेकिन लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना। मसलन 8 फरवरी की एग्जांपल खुद किरण नाथ साहिबा ने दी, वोट तो पड़े उनको, लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। अगर एक मकबूलियत
और बहुत ज्यादा तादाद में आपकी सपोर्ट का ये मतलब नहीं है कि आप गलत काम करेंगे उसको लोग आंख बंद कर लेंगे। क्या 10 लाख का मजमा जमा कर लें तो क्या किसी कातिल को आप जेल से रिहा कर देंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मकबूलियत अपनी जगह, सच्ची और हक बात अपनी जगह होती है। वो चाहे एक आदमी कर रहा हो और 1 लाख आदमी उसे नहीं सुन रहा हो, तो आप उस एक आदमी की बात सुनेंगे। तो मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि 25 करोड़ के मुल्क को आप इस तरह इंडिविजुअल्स के रहमो करम पे, जो कि खप्ते अजमत का शिकार हैं, आप नहीं छोड़ सकते ना। इस तरीके से मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। रियासत के लिए जरूरी है आइन पे अमल दरामद करना, और आइन का आर्टिकल 7 आपको वजाहत से बताता है कि रियासत मुमलिकत कहते किसको है। मुमलिकत कहते हैं वजीर आजम को, पार्लियामेंट को, उसकी काबीना को, सूबाई वज़ीर आला को, सूबाई काबीना को, सूबाई असेंबलियों को, और हर उस इदारे को जो टैक्सेशन कर सकता हो, लोकल गवर्नमेंट को। बाकी तमाम इदारे जो हैं, वो चाहे आर्म फोर्सेज हो हमारी, वो हमारी जुडिशरी हो, वो हमारे इलेक्शन कमीशन हो, ये आईनी इदारे हैं जिनका, ये वो ऑर्गन है जिनका काम है रियासत को सपोर्ट करना। तो जब तक इनके दरमियान हमांगी नहीं होगी, एक सियासी जमात जो है वो एक इदारे के सामने खड़ी नजर आती है, एक हुकूमत जो है और जुडिशरी के दरमियान बयानात ऐसे चल रहे हैं कि वो आमने सामने नजर आते हैं। इस तरह रियासत के मामला नहीं चल सकते। ये तो केओस है। इस केओस को खत्म करने के लिए बैठकर बात करनी होगी। 6-7 बड़ों को ग्रैंड डायलॉग का आगाज करना होगा। ये कोई एडोकिज्म से थोड़ी रियासत चलती है। 25 करोड़ अवाम का मुल्क है ये। या ऐसे ऐसे वाकयात हो रहे हैं, ऐसे ऐसी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, मजहब के नाम पर भी हो रही हैं, इंसानी हकूक के नाम पर हो रही हैं, फिरकावारियत के नाम पर भी हो रही हैं, जिसका हम नोटिस ऐसा रियासत नहीं ले पाते। ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को बैठ कर बात करना होगी, ग्रैंड डायलॉग करना होगा। बहुत शुक्रिया जनाब रज़ा हारून साहब, आपने हमें लंदन से ज्वाइन किया। जनाब जिब्बन अहमद साहब, आपने हमें ढाका से ज्वाइन किया। किरण नाज साहिबा, आपने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया नादरीन, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।